हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बुड्ढी काकी। उसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखक की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतीक्षा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण जिसे कहते हैं, उनके उपन्यास हैं। मान सरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। बुड्ढी काकी प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। इस कहानी में एक बुड्ढी काकी है, उनका भतीजा जिसका नाम बुद्धिराम है वो है। उस भतीजे की एक बीवी है जिसका नाम रूपा है, बेटा है उसका नाम मुखराम है, बेटी है उसका नाम लाडली है। बुड्ढी काकी ने सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी थी। उसके बाद उसी घर में उसकी कैसी दुर्दशा हुई है उसके बारे में यहाँ पर प्रेमचंद जी ने लिखा है। बुड्ढी काकी जो हैं वो भूख से व्याकुल किस तरह से होती है और अपनी ही संपत्ति उसके कोई काम नहीं आती है, इस तरह से यहाँ पर बुढ़ापे का व्यंग्य दिखाया गया है। जो संपत्ति जिस औरत की है उसी औरत के काम नहीं आ रही है और बुद्धिराम ने एकदम से अपना स्वभाव चेंज कर दिया, बदल दिया और उसने ही अपनी ही काकी को इस तरह से परेशान करने लगा जैसे कि वो उस पर एक बोझ हो। आइए विद्यार्थी मित्रों, अभी हम इस पाठ का थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई और चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती तो न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ के रोती थी। उसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण हो
होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। पद्धति यद्यपि उन संपत्ति के वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। देखा विद्यार्थी मित्रों कि क्या बताया गया है यहाँ पर कहा गया है कि बूढ़ी काकी जो हैं वो बहुत ही लाचार हो चुकी थी। उनके भतीजे ने जब अपने नाम संपत्ति लिखवानी थी तभी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, पर जब संपत्ति उनके हाथ आ गई उसके बाद वो भोजन के लिए भी बहुत परेशान करता था। उसके बाद अगर उसके बुद्धिराम के जो बेटे हैं वो भी बहुत काकी को सताया करते थे। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी बात होती है जैसे खाना नहीं मिलता उसको सही मात्रा में, जितनी उसको भूख है उतना उसको भोजन नहीं मिलता, तो भी वो रोती। और उसकी आदत ऐसी थी कि वो साधारण तरीके से नहीं रोकर गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, मतलब वो बहुत दुखी थी। और पास वाले जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। कोई उसको चुटकी काटता और कोई उस पर पानी की कुलियाँ कर देता, और काकी जो है चीखती और सब लोग उसको परेशान भी करते थे। उनकी आदत थी या उनको ऐसा लगता था कि काकी तो केवल भूख के कारण ही बिलखती रहती है। उसके बाद हमें इस पैराग्राफ पर ध्यान देना है कि किस तरह से एक औरत को मजबूर किया गया और किस तरह से एक औरत पर पूरी तरह से अपने आडंबर करना शुरू कर दिया। किसने? तो बुद्धिराम ने, जो कि बूढ़ी काकी का भतीजा था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़े थे, एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौरियों
में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बुड्ढी काकी उकठू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। देखा विद्यार्थी मित्रों, किसी विवशता है उनकी कि घर में इतने पकवान बन रहे हैं पर वो बेचारी खा भी नहीं सकती। क्यों, वो हम लोग आगे देख रहे हैं। उसके बाद के लेक्चर में मैं आपको आगे का चैप्टर समझाऊंगी। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।